तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट लेसन डाल लीजिए, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के बारे में हम कैसे कहाँ यूज़ होता है इसके बारे में तो आपको जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वैसे यूज़ कर लोगे। वैसे डिटर्मिनेंट का यूज़ है काफ़ी जगह पे इंजीनियरिंग लाइन में, जैसे एल्गोरिथम वगैरह में डिटर्मिनेंट बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट कंप्यूटर के लिए वगैरह होता है। तो उसमें हम नहीं ज़्यादा जाना चाहते, बस हम डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन देखना चाहते हैं। तो डिटर्मिनेंट का जो होता है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब जितनी उसमें रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे। तो चलिए उसको हम आगे जब क्वेश्चन से एग्जांपल से हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या होता है। अगर जैसे मान लीजिए आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ए बी सी डी, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये इसमें देखो रोज क्या होता है, ये रोज होंगे, ये रोज है। तो ये R1, ये R2 और ये C1 कॉलम 1, ये कॉलम 2। तो देखिए यहाँ पे दो रो हैं और यहाँ पे 2 कॉलम हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको ऐसे लिखना RC। R कितना है? 2, R क्रॉस 2 ठीक है। तो ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट हुआ। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। इसको आप मतलब नोट कर लीजिए, ऑर्डर है। और RC आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे एक बाइक होती है KTM RC, तो वैसे हमने तो वैसे ही याद कर रखा हुआ है RC। इसको आपको RC ऐसे याद करना होगा कि पहले रोज होती है फिर कॉलम्स होती है। तो आपको हम एक ट्रिक टाइप से बता दिए, ठीक है। तो RC हो गया, RC होगा, ठीक है। ऐसे अगर जैसे मान लीजिए हम एक 3x3 ऑर्डर का बना रहे हैं, तो उसमें जब 3x3 ऑर्डर का बनाएंगे तो 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। तो ये 2x2 का एग्जाम्पल था। अब हम देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं 3x3, ये ऑर्डर है, इसको ऑर्डर बोलते हैं 3x3 ऑर्डर के, ठीक है। तो देखिए A B C D E F G H I। तो अब देखिए इसमें देखिए रो कितनी हुई? ये फर्स्ट रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो देखिए यहाँ पे रो की नंबर 1 2 3 3 रो हैं और इधर देखिए 3 कॉलम हैं। तो क्या हो गया? R क्रॉस C, ऑर्डर ऐसे होता है RC, ठीक है। हमने याद कराया KTM RC से, ले लीजिए RC। तो R क्रॉस C रो कितना है? 3x3। तो ये 3x3 की डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक। अब उसके आगे देखिए यहाँ पे एक स्टार बनाइए। अभी इसके आगे लिख, जैसे आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा AIJ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको जनरल वैल्यू एक तरह से AIJ होती है, जनरल एलिमेंट होता है। तो वहाँ पे जब I और J की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो आपको एलिमेंट दूसरा मिलता हुआ चले जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक। AIJ मतलब एलिमेंट ऑफ ith रो।
अगर जैसे आपको जनरली कोई ए आई जे टाइप से कुछ लिख के देगा तो यहाँ पे कोई नंबर होंगे आई एंड जे, तो वहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट ऑफ आईएथ रो, मतलब आई जो रो है उसका आई है नंबर, उसमें आई की वैल्यू आप रखेंगे तो वो आईएथ रो होगा और जेथ कॉलम का वो एलिमेंट होगा। इसको आप एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक 3x3 की डिटर्मिनेंट है, तो वो ऐसे होगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो देखिए अब अगर जैसे आपसे कोई बोल दे कि हमको A23 एलिमेंट क्या है, तो जैसे मान लीजिए A23, तो आपको इसकी लोकेशन कैसे पता चलेगी, ए आई जे से आपको पता चल जाएगी ना कि ए आई जे इस फॉर्म का जो नंबर्स होते हैं तो वो आईएथ रो होता है और जेथ कॉलम होता है। तो यहाँ देखिए आई की वैल्यू 2 है, तो आई आर सी हमने तो आपको बता दिया, ए आई जे उसमें बुक्स में नोटेशन के लिए है, लेकिन आपको वो आर सी से समझ लीजिए। तो आर सी मतलब आईएथ रो एंड जेथ कॉलम। तो देखिए सेकेंड रो, ये रो है सेकेंड और कॉलम है थर्ड, तो ये कॉलम हो गया। तो आपको पता चल गया सेकंड, ये एलिमेंट जो है वो सेकंड रो का है और थर्ड का कॉलम का है। तो देखिए ये जो हुई ये सेकंड रो हो गई, ठीक, ये सेकंड रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो सेकंड रो हो गया। अब देखिए कॉलम का क्या है लोकेशन, थर्ड कॉलम, तो ये हमको यहाँ पे मिल गया, ये एलिमेंट होगा A23, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए इतना, आगे फिर बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लीजिए 8 7 9 6 4 3 2 1 0। अब अगर जैसे आपसे बोल दिया गया कि हमको एलिमेंट बताइए A21, ठीक, तो आपको क्या करना होगा, आपको वैसे ही सोचना होगा आरसी, KTM RC जो होता है उससे आप मतलब याद रखेंगे तो याद रहेगा। तो RC आप याद रखें, RC, ठीक। तो सेकेंड रो, देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए इसमें सेकेंड रो कौन सा है, ये फर्स्ट रो R1, ये R2, हाँ सेकेंड रो हमको चाहिए, तो ये सेकेंड रो हुआ, ये सेकेंड रो हो गया, तो हमको सेकेंड रो मिल गया। अब फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम C1, तो देखिए ये सेकेंड रो ये हुआ और फर्स्ट कॉलम ये, तो 6, A21 इज इक्वल टू 6, ठीक। ये रिप्रेजेंटेशन है, अगर जैसे आपको बुक में रिप्रेजेंट हुआ है फिर एग्जाम में तो आपको AIJ फॉर्म का आएगा। तो AIJ को आपको RC से सोचना है। अब देखिए वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू पूछा है, डाल लीजिए वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। जैसे मान लीजिए आपको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, 2x t। डिटर्मिनेंट में ऑलवेज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, रोज भी 2 होंगे और कॉलम भी 2 होंगे, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर का मतलब 2x2। तो जैसे मान लीजिए आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A B C D, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक रो ये हो गई, ये फर्स्ट रो है ना,
ये जो हुई ये सेकेंड रो हो गई, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो देखो 2 क्रॉस 2 कि ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आपको मिल गया। अब इसकी वैल्यू कैसे क्या होगी, वैल्यू के लिए आपको देखिए कैसे निकालना होगा। ए बी सी डी, इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए सिंपली आपको फर्स्ट नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ए डी माइनस बी सी, ए डी तो मल्टीप्लाई हुआ, बी सी बचा है तो बी सी होगा, तो बी इंटू सी, ये आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए 2 - 6 4 3, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या करना है, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3 6 माइनस 4 × -6, ये -6 है तो 4 × 6 -24, तो -24 हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए आप। फर्स्ट नंबर 2 × 3, 2 × 3 ये हो गया, माइनस का साइन लगाना। फिर अब ये जो बचा है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना होगा, -6 × 4, तो अब क्या हो जाएगा इसको, 2 × 3 6 माइनस ये कितना होगा 6 × 4 -24। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 6 + 24 = 30, तो इसका आंसर 30 हो गया। अब देखिए जैसे और एक और क्वेश्चन है इसी पे रिलेटेड। सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, फाइंड द पॉसिबल, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट which have element 0 1 2 only, 0 1 2 only, find number of possible सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब क्वेश्चन में बोल रहा सेकेंड ऑर्डर का मतलब 2 × 2, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट which have एलिमेंट्स उसके केवल which has एलिमेंट केवल 0 1 2, तो आपको पॉसिबिलिटी फाइंड करना है कि कितनी डिटर्मिनेंट हम इस नंबर से बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 × 2 में देखिए क्या होता है, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, तो देखिए ये 1 रो, ये 2 रो, दूसरी रो, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 × 2 हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे PNC अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर कितने हैं, 3 नंबर हैं और आपके पॉसिबल प्लेसेस 1 2 3 4 प्लेसेस हैं। तो देखिए प्लेसेस को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट जो ये प्लेस है, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, ऐसे हम लिख दे रहे हैं, ये थर्ड प्लेस हो गया, ये फोर्थ, तो फर्स्ट प्लेस यहाँ लिख दिए, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। तो हम इनमें अगर जैसे हम इनको कितने वेज से हम सेलेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स को, तो देखिए फर्स्ट में हमको ये तो बोला नहीं गया क्वेश्चन में कि ये नंबर नहीं यूज़ कर सकते हो, तो हम 0 चारों में 0 भर सकते हैं, चारों में 1 लिख सकते हो, चारों में 2 लिख सकते हैं, किसी में 0 लिख सकते हैं, किसी में 1, तो हमारे पास पॉसिबल चॉइस 3। अब सेकेंड के कितने वेज हैं, 3, फिर थर्ड के भी 3, फिर फोर्थ के भी 3, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 9 × 9 = 81। तो अब यहाँ से आंसर हमको फाइंड हुआ कि इस तरह के 81 डिटर्मिनेंट हम बना सकते हैं। अब उसके बाद देखिए साइन कन्वेंशन, जैसे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, जैसे मान लीजिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है A B C X Y Z P Q R, ठीक। तो इसका अगर जैसे मान लीजिए हम साइन कन्वेंशन होता है, तो साइन कन्वेंशन
अगर जैसे इसका साइन कन्वेंशन जो होगा वो सिंपली क्या होगा, सबसे पहले हम प्लस लिखेंगे, फिर उसके आगे प्लस के बाद माइनस लिखेंगे, माइनस फिर प्लस, ठीक। तो 3 ही तो उसमें कॉलम है तो 3 तक जाएंगे। अब उसके नीचे जब सेकंड वाला स्टार्ट करेंगे तो ऊपर प्लस है, माइनस से स्टार्ट, माइनस, अब माइनस है उसके बाद प्लस फिर माइनस, अब उसके नीचे वाले में प्लस माइनस प्लस। तो ये साइन कन्वेंशन होता है, अल्टरनेट होता है प्लस माइनस प्लस, नीचे भी आओगे प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो ये साइन कन्वेंशन होता है, इसका यूज़ आगे आपको पता चलेगा क्या यूज़ है साइन कन्वेंशन का। अगर जैसे मान लीजिए आपको ये रो 1 है, रो 1, अगर जैसे आपको बोला गया है क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट along expanding R1, ठीक। रो 1 के अलॉन्ग अगर जैसे हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका R1 रो जो है फर्स्ट रो के अलॉन्ग, ये फर्स्ट रो हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया, इसके अलॉन्ग हमको एक्सपैंड करना है इसको, तो साइन कन्वेंशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। देखिए अगर जैसे रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो हमको रो 1 के अलॉन्ग जो साइन कन्वेंशन है उसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम साइन उठाएंगे, पहला साइन क्या है, फर्स्ट, ये देखिए ये रो 1 होगा, ये रो 1, तो देखिए यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस उठा लेंगे। अब यहाँ से ये एलिमेंट उठाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट ए, ठीक। अब इसको ऐसे छोड़ दो। अब उसके बाद यहाँ से साइन उठाएंगे, माइनस, साइन लगा देंगे माइनस, फिर यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे, कितना है बी। अब उसके बाद ऐसे डिटरमिनेंट बना के छोड़ देंगे। अब उसके बाद ये प्लस का साइन उठाएंगे, प्लस का साइन। अब उसके बाद एलिमेंट क्या है, सी, फर्स्ट रो का, ठीक। अब उसके बाद फिर डिटरमिनेंट बना के छोड़ देंगे। अब देखिए आप जब हम फर्स्ट ए लिखेंगे तो जो ए होगा उसका रो, जब हम लिखेंगे तो उसका रो और इसका उसी का रो और उसी का कॉलम हम छोड़ देंगे, इसको छिपा लो। क्या बचा, वाई जेड क्यू आर, उसको लिख लो वाई जेड क्यू आर। अब देखिए बी वाला, अब जैसे बी का हम जब लिखेंगे इसमें डिटरमिनेंट में तो इसको हम ऐसे छिपा लेंगे। अब क्या बचा, एक्स जेड पी आर, इसका ये उसी का कॉलम और उसका रो छिपा लेना उसको, और जो बचे लिख दो। तो क्या हुआ, एक्स जेड पी आर, एक्स जेड पी आर। अब देखिए सी को हम उसका कॉलम और रो छिपा लेंगे तो क्या हुआ, एक्स वाई पी क्यू बच रहा, दिख रहा है, एक्स वाई पी क्यू लिख देंगे, एक्स वाई पी क्यू, ठीक। अब आपको हमने सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट एक्सपैंड करने, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करने पता है, तो ये क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस ए, इसका क्या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और से ऐसे लास्ट वाला उसके नीचे वाले को, वाई आर माइनस जेड क्यू, अब माइनस बी, देखिए इसको भी ऐसे ही एक्स आर माइनस जेड पी प्लस सी। अब उसके बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, एक्स इंटू क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई पी। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। अगर जैसे हम रो 1 एक्सपैंड, यहाँ पे लिख लीजिए एक्सपैंड अलोंग रो 1, वैसे हम लिखवा दिए थे ये एक्सपैंड अलोंग रो 1, R1 रो 1 के खिलाफ हमने रो 1 के अलोंग हमने एक्सपैंड किया है इसको। अब देखिए रो 2 के खिलाफ देख लेते हैं एक्सपैंड करके। तो देखो यहाँ पे सीधा लिख लीजिए रो 2 के अगर जैसे अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो ये तो रो 1 था ना, ये रो 1, ये रो 1 था, ये रो 2 होगा, ये रो 2 है,
यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी हम रो 2 का लेंगे। तो अब देखिए साइन कन्वेंशन में पहले माइनस आ रहा, हम माइनस लिख लेंगे। उसके बाद उसी का फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है, एक्स, फिर डिटरमिनेंट छोड़े देंगे। अब उसके बाद प्लस आएगा, प्लस एलिमेंट वाई है यहाँ पे, फिर डिटरमिनेंट छोड़ दिया। अब उसके बाद साइन क्या आया, माइनस, यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे जेड, फिर डिटरमिनेंट हमने छोड़ दिया। ठीक, अब देखिए आपको फिर वही करना है, जिसके अलॉन्ग जिस एलिमेंट को आपने लिखा है उसके रो और उसके कॉलम, जैसे मान लीजिए एक्स लिखा है तो इसका रो हम छोड़ देंगे और इसका कॉलम छोड़ देंगे। तो जब एक कॉलम और रो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, बी सी क्यू आर। ठीक है, तो इसको सिंपली ऐसे लिख देना है। अब वाई वाला छोड़ देंगे, वाई कॉलम छोड़ेंगे और रो छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, ए पी, ए नीचे इसके पी बच रहा, सी के नीचे आर। अब देखिए जेड वाला हम क्या करेंगे, कॉलम ये पूरा छिपा लेंगे एक तरह से, और रो छिपा लेंगे, तो क्या बचेगा, ए बी, ए इधर ये देखो बी बच रहा और नीचे पी क्यू। ठीक, तो ये रो 2 के, जब रो 2 के अलॉन्ग हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। अब इसको आप आगे वैसे ही सॉल्व कर लीजिए, एक्स, अब ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसको तो सॉल्व करना आपको आता ही है, वैसे सॉल्व हो जाए। अब देखिए हम C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड, C2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, C2 के एक्सपेंड अलॉन्ग C2। ठीक है, जब हम C2 के अलॉन्ग अगर जैसे एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, C2 क्या है, कॉलम 2 क्या है, ये देखिए माइनस प्लस माइनस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगा लेंगे, ये तो R2 था, रो 2, ये कॉलम 2 जो होगा ये होगा, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया। तो देखिए कॉलम 2 का पहले हम साइन लिखेंगे, माइनस है, ठीक, माइनस। अब एलिमेंट हम यहाँ से उठाएंगे तो बी, फिर हम डिटर्मिनेंट छोड़ देंगे। अब उसके बाद देखिए फिर क्या है, साइन कॉलम 2 का दूसरा साइन नीचे होगा, कॉलम ये ऊपर नीचे वाला कॉलम, वर्टिकल में कॉलम रहेगा, तो ये प्लस, अब प्लस साइन उठाएं, यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, वाई, तो वाई, फिर डिटर्मिनेंट छोड़ देंगे। अब उसके बाद नीचे क्या है, साइन माइनस सेकंड कॉलम पे। अब यहाँ पे देखिए उसका एलिमेंट क्या है, क्यू, डिटर्मिनेंट छोड़ दिए। अब डिटर्मिनेंट में हम क्या लिखेंगे, बी, हम उस जैसे जो बी एलिमेंट है उसका रो और कॉलम छोड़ के लिखेंगे एक्स जेड पी आर। अब जैसे वाई के रो छोड़ के कॉलम छोड़ के ए सी पी आर। अब जैसे क्यू का जो है, क्यू का कॉलम और रो छोड़ के ए एक्स सी जेड। ठीक, तो अब इसका भी आपको सिंपली वैसे ही एक्सपैंड करना है, जैसे रो 2x2 का डिटर्मिनेंट हम एक्सपैंड करते हैं। ठीक, तो अब उसके आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साइन कन्वेंशन बस यही है, इसका मतलब साइन कन्वेंशन थर्ड ऑर्डर जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको थर्ड ऑर्डर साइन कन्वेंशन का इम्पोर्टेंस है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 1 2 4 3 4 9 2 1 6। ठीक, तो 1 2 4 3 4 9 2 1 6। अगर जैसे ये डिटर्मिनेंट है तो हमको अगर जैसे इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, पहले हम चलिए इसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। तो क्या होता है, रो 1 का साइन कन्वेंशन आपको पता है, पहला प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले प्लस लिखेंगे, एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे, क्या है 1। अब देखिए हम पूरा डिटर्मिनेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट लिखने में काफ़ी बड़ा हो जाएगा,
तो आपको वह ऐसे ही सोचना है, इसमें छिपा लीजिए, ये छिपाइए, क्या हुआ 4916 बचा, तो आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेना 4 × 6 माइनस 9 × 1। ठीक, अब देखिए, अब उसके बाद साइन क्या है माइनस, तो माइनस आपको लगा लेना है। उसके बाद उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है। अब उसके बाद देखिए 2 का जो कॉलम है उसको छिपाना है, रो छिपाना है, तो क्या बचा 3926, तो 3 × 6 बचेगा, 3 × 6 माइनस 2 × 9, या 9 × 2 सेम ही होगा, 9 × 2। ठीक, अब उसके बाद देखिए साइन क्या है प्लस, तो प्लस साइन लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम एलिमेंट 4 उठा लेंगे। अब उसके बाद देखिए इसका रो और कॉलम छोड़ के क्या हो जाएगा 3 × 1, 3 × 1 माइनस 3 × 1 माइनस 4 × 2, 2 × 4। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा 1, 4 × 6 24 माइनस 9 × ये 1 था, ये अच्छा ब्रैकेट लगा है, तो 9 × 1 9 माइनस 2, 3 × 6 18 माइनस 9 × 2 18 प्लस 4, 3 × 1 3 माइनस 2 × 4 8। तो देखिए यहाँ से क्या होगा 1 × 1, तो ये तो वही सेम था, इसको भी मल्टीप्लाई सिम कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 × 24 में 9 हम माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, माइनस 2, 18 में 18 गया तो 0 बचेगा, प्लस 4, ये 3 - 8 -5 हो जाएगा। अब देखिए 15, ये -0 हो जाएगा, माइनस 4 × 5 20, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस का 20 -5 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसको एक्सपेंड करके खोलने के लिए हमको फिर बार बार डिटर्मिनेंट नहीं लिखना है, क्योंकि उससे लेट हो मतलब टाइम का वेस्टेज ही है। आपको फिर इस तरह सोचना होगा, जब क्वेश्चन काफ़ी कर लेंगे तो वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ये आपको का साइन भी नहीं लिखना होगा। अगर जैसे एक यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, नोट, इट्स बेटर टू एक्सपैंड along that row, लिख लीजिए, इट्स बेटर टू एक्सपैंड along that row or column which has maximum 0. It's better to expand along that row or column which has maximum 0. तो अब इसको देखिए क्लियरली हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर जैसे इस नोट में आपने लिख लिया, अब क्वेश्चन जैसे आपको इस तरह से दिया हुआ है 5 3 -5 0 + 5 0 5 0 6 8 3। ठीक है, तो इसको अगर जैसे हमको इसका आंसर निकालना है तो यही चीज़ उसमें हमने लिखवाया भी है कि उसी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो अगर जैसे देखिए यहाँ पे, तो ये जो अगर जैसे रो लें हम, रो 2 सेकेंड रो के अगेंस्ट, अगर जैसे सेकेंड रो के अलॉन्ग हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो 2 0 होंगे जो कि 0 बना देंगे, यही मेन चीज़ है। अगर जैसे हम कॉलम 1 लेंगे तो केवल एक ही 0 आएगा। अब देखिए हम जैसे सेकेंड रो यहाँ से लेते हैं, ये सेकेंड रो हो गया, ठीक है, ये सेकेंड रो हो गया। अब इसका कन्वेंशन क्या होगा, सेकेंड रो के अलॉन्ग क्या होगा, फर्स्ट रो में प्लस माइनस प्लस, तो सेकेंड रो में क्या हो जाता है, प्लस की जगह पे माइनस नीचे आ जाएगा, माइनस प्लस फिर अल्टरनेट माइनस। अब देखिए ये सेकेंड रो का कन्वेंशन हमको मिल गया, ये सेकेंड रो का है R2 का। अब इसके नीचे क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ये कन्वेंशन से आपको लिखना नहीं पड़ेगा, अभी लिखना पड़ रहा। तो देखिए -0, अब जो समथिंग कुछ आएगा डिटर्मिनेंट में वो तो 0 ही हो जाएगा। अब उसके बाद फिर कन्वेंशन +5 है,
अब 5 वाला कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, तो क्या होगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस, ये माइनस का 5 है, -5 इंटू 6। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, माइनस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अब माइनस लगा लेंगे। माइनस के बाद क्या है, जीरो एलिमेंट। अब इसको हम कुछ भी जो आएगा यहाँ पे एलिमेंट तो जीरो ही होगा, तो इसलिए हमको ये चीज़ का प्रॉफिट हो जाता है कि जीरो वाला टर्म डायरेक्टली जीरो हो जाता है। तो अब ये तो जीरो हो गया, तो +5 इंटू 3 15 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 -30, तो ये हो जाएगा -0। ये तो अंदर वाला जीरो ही जो है, चाहे जो नंबर हो। तो अब उसके बाद देखिए 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +30, तो ये हो जाएगा 5 + 30 + 15 45। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 5 225, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये मतलब उसके प्रॉफिट है कि अगर जैसे उसी अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर देंगे तो जीरो मैक्सिमम जीरो बन जाता है। अब क्वेश्चन है जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, फाइंड वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अब उसमें देखिए ये एक कंडीशन दी हुई है aij = 3i + 2j। ठीक, तो अब इसमें देखिए हमको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को फाइंड करना। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मेन चीज़ कैसा होता है, a11 a12 a21 a22। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया। तो हम यहाँ पे देखिए a11 की वैल्यू निकालेंगे। तो a11 की वैल्यू क्या होगी, देखिए i की जगह पे हम 1 रखेंगे, j की जगह पे 1 रखेंगे, तो a11 हो जाएगा। तो हम देखिए रखते हैं 3i की जगह पे 1 रखेंगे इंटू 1 प्लस 2 j की जगह पे 1 इंटू 1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3 + 2 इंटू 1 5। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह a12 जैसे निकालेंगे a12, तो देखिए ai की जगह पे अगर जैसे 1 रख दें और j की जगह पे 2 रख दें तो हमको a12 की वैल्यू निकल आएगी। तो 3 इंटू आई की जगह पे 1 प्लस 2 इंटू j की जगह पे 2। ठीक, तो j की जगह 2 इंटू 2 कितना हो गया 3 + 2 इंटू 2 4 7। अब यहाँ से देखिए a21 क्या होगा, a21 i की वैल्यू 2 रखें, i को यहाँ हम 2 रख दें और j को 1, तो a21 हो जाएगा। तो वैसे ही हम वैल्यू 3 इंटू आई की जगह कितना रखना है 2 प्लस j की जगह पे 2 इंटू j की जगह पे 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 + 2 8। अब इसी तरह a21 a22, अब यहाँ पे अगर जैसे हम i की जगह पे 2 रख दें और j की जगह पे 2, तो a22 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, तो देखिए 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 2 4, तो 6 + 4 = 10। तो आपको यहाँ से अब वैल्यू निकल चुकी है। a11 की वैल्यू 5 है, तो हम देखिए लिख लेते हैं a11 की वैल्यू कितनी है 5। अब a12 की वैल्यू देखो 7, a21 की वैल्यू 8, a22 की वैल्यू 10। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमको क्लियर क्या रहना था, फर्स्ट से ऐसे मल्टीप्लाई करना। तो 5 इंटू 10 माइनस बचा है 8 इंटू 7, 8 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 50 माइनस 8 इंटू 7 56 = -6। तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसके कुछ माइनर क्या होता है डिटर्मिनेंट का, किसी डिटर्मिनेंट का माइनर। तो ये चीज़ें हो गई, अब माइनर देख लेते हैं माइनर क्या होता है डिटर्मिनेंट का। इन थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इन थर्ड ऑर्डर
डिटर्मिनेंट इन थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। जैसे मान लीजिए आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये अगर जैसे आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो अगर जैसे माइनर ऑफ एलिमेंट, तो अगर जैसे आपसे कोई पूछ रहा है माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ये आपका फर्स्ट होगा, जो ये होता माइनर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो ये फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ही है माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट A21। तो जैसे आपने लिखा माइनर ऑफ एलिमेंट A21, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं M21, तो इसको भी हम माइनर ऑफ एलिमेंट 21 पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका देखिए माइनर ऑफ 21 क्या होता है, सिंपली आपको A21 कौन सा नंबर है, ये उसका रो, उसका जो रो है और कॉलम है वो छोड़ के नंबर लिख देना सिंपली। तो क्या होगा, ये रो है इसको हटा देंगे, ये कॉलम हटा देंगे, तो क्या बचेगा A12 A13 A12 A13। अब ये नीचे वाला बचेगा A32 A33, ठीक। तो ये माइनर हुआ। अगर जैसे आपको क्वेश्चन को एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है फाइंड M12 M12, फाइंड M12 और वो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3 - 1 7 2 2 4 5 11 - 2 8। तो अगर जैसे हम M12 निकालेंगे इस डिटर्मिनेंट का, तो M12 होगा क्या, फर्स्ट हम इसको बोले थे RC, आपको याद रखना KTM RC वाले से, RC फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो क्या हो गई, ये फर्स्ट रो हो गई था, और कॉलम भी फर्स्ट है, सॉरी कॉलम सेकंड है। तो इसका मतलब हमको क्या हुआ, ये और ये लाइन छोड़ के लिखना है, क्या होगा 2 5 11 2 11 8। तो देखिए यहाँ से M12 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये देखिए ये हटा देना, ये हटा देना, कितना हो जाएगा 2 1 1 5 8। अब देखिए इसको सीधा आप जानते हैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 8 माइनस 5 × 11। अब देखिए क्या होगा 2 × 8 16 माइनस 5 × 11 55 इज इक्वल टू 16 में आप -5 करेंगे तो इसका आंसर -39 हो जाएगा, ठीक। अब इसका देखिए, हाँ तो आपको माइनर आई होप मतलब आपको क्लियर हो गया। आपको फैक्टर देखते हैं क्या होता है। तो माइनर आपने देख ही लिया, अब को फैक्टर सेकंड यहाँ पे डाल लीजिए, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ, या इसको हम कह सकते हैं CIJ डायरेक्टली, ठीक। तो ये क्या होता है एक्चुअली, अगर जैसे आपको साइन कन्वेंशन देखना है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो एक्चुअल साइन कन्वेंशन ये होता है, एक्चुअल साइन कन्वेंशन, जो एक्चुअल साइन कन्वेंशन होता है वो होता है -1 की पावर I + J। मतलब अगर जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में हैं,
जो एलिमेंट हो वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का होगा। तो फर्स्ट का मतलब 1 + 2 3। तो अगर जैसे आपने इसको ऑड रखा तो ये -1 होगा, ठीक। तो साइन कन्वेंशन, एक्चुअल साइन कन्वेंशन ये होता है जब बड़ा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए होता है तब इसके ज़रूरत पड़ेगी, वरना आपको वही डायरेक्टली याद रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वही सबसे बेटर है। तो एक्चुअल साइन कन्वेंशन ये होता है। अब देखिए जो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट होता है, जैसे मान लीजिए Cij आपको निकालना है, तो ये क्या होगा, -1 की पावर i + j, ठीक। ये आपको साइन भी लिखना होगा और उसके आगे Mij, ठीक। तो आपको ये क्लियर, मतलब एक तरह से याद करना है कि माइनर ऑफ जो कोफैक्टर होगा वो माइनर ऑफ दैट डिटर्मिनेंट, एलिमेंट का डिटर्मिनेंट होगा, लेकिन उसके साथ साइन आपको लगाना होगा बस। और साइन आपको वही याद ही करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अगर जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन का हम देखते हैं, कोफैक्टर ऑफ A21, ठीक। तो जैसे एग्जांपल है कोफैक्टर, जैसे कोफैक्टर ऑफ A21, कोफैक्टर ऑफ A21 क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ A21 मतलब कि कोफैक्टर ऑफ C21 इज इक्वल टू क्या, कैसे लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, ऊपर 3। अब माइनर ऑफ 21 का लिखना है आपको M21, और M21 लिखने के लिए देखिए RC याद है, R सेकेंड रो ये हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा। तो ये है नंबर हटा के A12 A13 आपको लिखना है, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3, ये हो जाएगा A12 A13। अब इसके नीचे A32 और A33, ठीक। तो इसको आपको सॉल्व करना होगा, ये कोफैक्टर ऑफ A21 निकल के आया। अब अगर जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ C22, एग्जांपल है कोफैक्टर ऑफ A22, तो इसको हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं ना, कोफैक्टर ऑफ A22 को लिख सकते हैं C22, और इसको हम लिखेंगे -1 की पावर i + j। आप वैसे भी देख सकते हैं, जैसे ऐसे साइन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन कन्वेंशन होगा। तो C22 का साइन कन्वेंशन क्या होगा, ये क्या होता है, RC। तो क्या होगा, सेकेंड रो, आपको सेकेंड रो पे जाना है, ये सेकेंड रो हो गया, सेकेंड कॉलम में जाना, सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो ये हो गया, सेकेंड कॉलम ये हो गया, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है प्लस, ठीक। तो आपको यहाँ पे जो इसका साइन लेना, आप डायरेक्ट प्लस लिख सकते हैं। अगर जैसे आप फार्मूले से लिखेंगे तब भी वही आएगा, 2 + 2 4। अगर जैसे माइनस को हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाता है, तो इसी वजह से हम क्लियरली पॉजिटिव आ जाएगा। और M22 क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इस जो M22 ये वाला एलिमेंट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को छोड़ के लिखना है जो बच्चे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का 1 बचेगा। अब M22 जो होगा, ये छोड़ दोगे और ये छोड़ देगा, A11 A13, तो A11 A13 A31 A33, ठीक। तो ये हमारा कोफैक्टर इसका आ गया। तो कोफैक्टर भी क्लियर हो गया, कोफैक्टर कैसे निकालना है, माइनर कैसे निकालना है। इफ़ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, अगर से आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है थर्ड ऑर्डर, वैसे ही लिख लेते हैं एक बार, A11 A12 A13
A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, अगर जैसे आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो अगर जैसे हम देखिए इसमें क्या करते हैं, इसके A11 क्लियरली अगर जैसे अगर जैसे मान लीजिए हम उसी रो का, जैसे फर्स्ट रो है ये सेकंड रो है, कोई भी रो है उसका अगर जैसे हम फर्स्ट रो ले रहे हैं तो क्या हुआ A11 A12, यहाँ स्पेस करके छोड़ना, भी यहाँ थोड़ा सा कुछ लिखना, A12 प्लस A13। ठीक, तो अगर जैसे इसके ये रूल है, अगर जैसे रूल क्या हमने देख ही लिया है वहाँ पे कि जब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते थे तो क्या करते थे, अगर जैसे फर्स्ट रो के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते थे तो A11 उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, तो C11 C12 C13 ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब ऐसे ही हम लिख सकते हैं सेकेंड रो A21 इसी के कोफैक्टर से C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, ऐसे ही आप 6 वेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 6 वेज हैं, 6 वेज से। और ये 6 वेज क्या है, देखिए R1 रो 1 के अलॉन्ग रो 2 रो 3 तीन ये हो जाएंगे, फिर आप C1 C2 C3 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम उसके कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके वही आंसर, सेम आंसर मिलेगा आपको। अब इसके आगे एक और प्रॉपर्टी है इसी में, उसको ऐसे हम बोल देते हैं, इफ वी टेक एलिमेंट ऑफ सम, इफ वी टेक एलिमेंट ऑफ सम रो एंड करिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर सम अदर रो, किसी एक रो से हम एलिमेंट ले रहे हैं और जो उसका कोफैक्टर वो दूसरे अदर रो से, हम उसको अगर जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिमेन्स, इट विल, इफ वी टेक एलिमेंट ऑफ सम रो एंड करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर सम अदर रो, ये लिख लीजिए अदर रो, देन इट विल लीव जीरो। तो देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए हम A11 इस रो के हम एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे छोड़ देना इतनी जगह, A11 A12 प्लस A13, अब हम इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर रो ही होना चाहिए। ठीक, तो अगर जैसे मान लीजिए हम इसके कोफैक्टर से, सेकंड रो के कोफैक्टर से क्या हो जाएगा, C21 C22 और C23, तो ये ऑलवेज जीरो होगा, ये प्रॉपर्टी है। ठीक, अगर जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट रो ले रहे हैं प्लस A12 प्लस A13, अगर जैसे हम थर्ड रो का कोफैक्टर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, C31 C32 C33, ये भी ऑलवेज जीरो होगा। तो हम अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे बस सिंपली आपको पता है कि वही रो के अगर से एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग किसी दूसरे रो का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक, उसके आगे एक और प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, इफ वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम of a determinant then value of determinant does not change। ठीक, इफ वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, तो देखिए वो इंटरचेंज का साइन ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए हम R1 को C1 से कर रहे हैं और R2 को C2 से कर रहे हैं, ठीक, R3 को C3 से कर रहे हैं। ठीक, तो ये हैं R1 को हम C1 से रिप्लेस कर दें, R2 को C2 से, R3 को C3 से, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो चेंज नहीं होगा।
तो अगर जैसे मान लीजिए यही केसेस बनेंगे, आप सोचेंगे हम R1 को C2 से कर देंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट हमेशा ऑलवेज कॉमन रहता है, वो कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम यही केवल केसेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम R1 या C1 को इंटरचेंज करके आगे देखते हैं क्वेश्चन में। इसके आगे एक और आपको नोट की तरह से लिख लेना होगा, या स्टार लगा लीजिए, इसको लिख लीजिए, एनी प्रॉपर्टी विच होल्ड्स फॉर रो विल आल्सो होल्ड फॉर कॉलम। एनी प्रॉपर्टी विच होल्ड फॉर रो विल आल्सो होल्ड फॉर कॉलम। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं इसके ऊपर, कि उसको हम R1 को C1 से, R2 को C2 से। देखिए R1 को C1 से, जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो जैसे देखिए जैसे ये इसमें हम R1 C1 को इंटरचेंज करते हैं, तो ये R1 हो जाएगा। R1 को हम इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, R1 को हम C1 वाले में डाल दें, A11 A12 को, तो A11 A12 A13, ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हम C1 R1 में कुछ कर रहे हैं, तो ये A22 ये तो रहेगा, ये हो जाएगा A32, ये हो जाएगा A23, ये हो जाएगा A33। देखिए R1 को रो 1 है, उसको हम कॉलम 1 में डाल दिए। ठीक, A11 A12 A13। अब उसके बाद कॉलम 1 के जो नंबर्स हैं A11 A21, इसको हम इसमें डाल दें। ठीक, तो ऐसे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 A21 A31, तो A11 A21 A31। तो ये डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा ऐसे इंटरचेंज करने पे। ऐसे ही आप R2 को C2 से कर सकते हैं, R3 को C3 से कर सकते हैं, हम वैसे नहीं कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लाजमी है वो क्वेश्चन आना। जैसे मान लीजिए हम क्या ये नहीं कर सकते हैं, R1 को हम मान लीजिए R1 को C2 से चेंज कर दें, तो देखिए इसमें क्या क्यों नहीं हो सकता ये चीज़, क्योंकि उसमें काम। अब अगर जैसे मान लीजिए हमने R1 को C2 में इंटरचेंज कर दिया, R1 को हमको उठा के सेकंड कॉलम में रखना है, तो R1 क्या है, A11 A12, तो A11 A12 A13। ठीक, ये एलिमेंट हमने कॉलम 2 में रख दिए। अब इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में डालना और सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो में डालना। अब सेकंड कॉलम क्या हुआ, सेकंड कॉलम ये है A12 A22 A32, हम इसको फर्स्ट रो में डालेंगे तो क्या हो जाएगा A12। अब देखिए A12 A22, अब ये A11 यहाँ ऑलरेडी है, हम A22 कैसे डाल सकते हैं। ठीक, तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पे, A11 A22 A32 चलो यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये नंबर देखिए यहाँ पे वो ऑलरेडी एक नंबर था, तो हम इसलिए ये केस कभी बन नहीं पाएगा। अगर इसे ठीक, तो हम ये केवल अप्लाई करेंगे R1 C1 R2 C2 R3 C3, उसको छोड़िए, वो कोई मतलब नहीं, उसको आप भूल जाइए, बस ये चेंज कर सकते हैं, R1 को C1 से, R2 को C2 से, R3 को C3। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखिए करके देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, अगर से डिटर्मिनेंट, फर्स्ट डिटर्मिनेंट है XYZ ABC PQR, ठीक, और हमारे पास एक डिटर्मिनेंट और दिया है, डिटर्मिनेंट 2 है X A P Y P Q Z C R, और हमको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट 1 अपान डिटर्मिनेंट 2, इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं डिटर्मिनेंट, अब इसको हम वैल्यू निकालें
तो बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, वो आंसर आए कि ना आए कुछ पता नहीं चलता है, फिर इतना लंबा कैसे आएगा लेकिन उसको हमको बहुत अच्छे से करना होगा। अब इसको हम देखिए उसी की प्रॉपर्टीज़ करना चाहते हैं। इसके पहले हमने इंटरचेंज प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो जैसे XAP है, YZ नीचे है, BC यहाँ पे BC, यहाँ पे ये BC होगा, BC नहीं, XYZ AP, ABC, PQR, यहाँ पे ये QR होगा, QR, ये BC हो जाएगा और ये QR। तो अगर जैसे देखिए हम इसमें एक इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी लगाएं, कौन सी प्रॉपर्टी, R12 प्रॉपर्टी हम लगाने जा रहे हैं, R1 से C1, ठीक। तो इसको हम अगर जैसे मान लीजिए इंटरचेंज कर रहे हैं तो कोई भी चेंज डिटर्मिनेंट में नहीं आएगा, तो हम चेंज करके लिखते हैं। तो देखिए R1 को हम चेंज करते हैं C1 में, तो देखिए रो 1 है XYZ को नीचे डालो C1 में, तो XYZ, ये जो रो 1 है इसको फर्स्ट में डाल दो, फर्स्ट में डाल दिया। अब देखिए जो C1 है XAP, उसको हमको R1 में डालना, रो 1 में, तो XAP पड़ गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, सेम, और तो सब सेम ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, BCQR। अब देखिए डिटर्मिनेंट, जैसे आपका ये डिटर्मिनेंट फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट सेकंड है, तो ये भी तो डिटर्मिनेंट फर्स्ट ही हुआ, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये भी डिटर्मिनेंट 1 है। तो यहाँ से यू कैन से दैट डिटर्मिनेंट 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2, एंड इफ यू विल डिवाइड फ्रॉम डिटर्मिनेंट 2 देन इट विल फाइंड डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 2 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर आ गया, डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 2 इज इक्वल टू 1। आपको एक क्लियरली प्रॉपर्टी से ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए दूसरा एक क्वेश्चन है, नहीं, सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ इन एनी डिटर्मिनेंट एनी टू रोज आर इंटरचेंज, ये लिख लीजिए सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ इन एनी डिटर्मिनेंट एनी टू रोज आर इंटरचेंज then value of new determinant will be negative times value of original determinant, ठीक। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, निगेटिव हो जाएगा जब दो हम रोज़ या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। वैसे भी जो डिटर्मिनेंट में जो प्रॉपर्टी रो के लिए फॉलो करेगी वो कॉलम के लिए भी फॉलो करेगी, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं अब यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास x, इसको क्या है ये देखिए, ठीक है, हम आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं। x y z p q r a b c, ठीक। अब इसमें देखिए क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं एक तरह से रिएक्शन समझो, R1 को हम R3 से इंटरचेंज कर रहे हैं। हम जब ये इंटरचेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हम R1 को उठा के R3 में डाल देंगे, ये रो 1 है, इसको हम यहाँ डाल देंगे, तो ये हो जाएगा x y z, थर्ड में डाल दिए, और इसको उठा के फर्स्ट में डालेंगे तो हो जाएगा a b c, और बीच वाला p q r वही रहेगा, p q r। तो ये जो न्यू डिटर्मिनेंट होगा ये निगेटिव टाइम्स ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक। तो अगर इसे आप इसको इक्वलिटी में लिखना चाहते हैं, ये जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट 1 है और ये है डिटर्मिनेंट 2, तो आप इसका रिलेशन क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट 1 इज इक्वल टू निगेटिव टाइम डिटर्मिनेंट 2, ठीक। तो यही है इसमें, मतलब अगर जैसे आपने एक इंटरचेंज कर दिया
तो R1 या R3 या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कैसे भी करेंगे, एक इंटरचेंज करेंगे निगेटिव, फिर दोबारा करेंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो सेम बन जाएगा। तो इसका मतलब ऑड इंटरचेंज, 1 करोगे या 3 करोगे या 5 करोगे, ऐसे इंटरचेंज करेंगे तो वो निगेटिव आएगा, और इवन इंटरचेंज करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये निगेटिव टाइम्स हो जाएगा उसके। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे डिटर्मिनेंट 1 इज इक्वल टू 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो और डिटर्मिनेंट 2 जो है वो है 1 1 1 z x y z स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये डिटर्मिनेंट फर्स्ट हो गया 1 1 1 x z, ठीक। और यहाँ से आया डिटर्मिनेंट 2 जो है वो ये हुआ है। तो हमको अब फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट 1 अपान डिटर्मिनेंट 2 फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट 1, ये डिटर्मिनेंट 1 अपान डिटर्मिनेंट 2 वैल्यू फाइंड करना, ठीक। तो हम इसकी जब वैल्यू फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट 1, तो हमने जो वो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है डिटर्मिनेंट 1 अपान डिटर्मिनेंट 2, उसी प्रॉपर्टीज़ पिछली प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो हम इसमें एक इंटरचेंज पहले करते हैं। देखिए क्या इंटरचेंज कर रहे हैं, इसको हमको लाना है एक तरह से। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं C1 टू C3। अगर जैसे C3 करेंगे तो ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, इसका निगेटिव टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर जैसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा C1 का C3 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1, नहीं C1 C3 नहीं करेंगे इसमें, x। अगर जैसे मान लीजिए हम इसको इंटरचेंज करेंगे, इधर आ जाएगा y, z इधर लाना, नहीं सही है। C1 को हम C3 से अगर जैसे डिटर्मिनेंट को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, C1 जो है उसको हमको C3 में डालना है और C3 को C फर्स्ट में डालना। तो कॉलम 3 के एलिमेंट्स को 1z z स्क्वायर, और कॉलम जो फर्स्ट का एलिमेंट है उसको थर्ड में डाल देना, तो थर्ड में आ जाएगा 1x x स्क्वायर। अब ऐसे ही जो बीच वाला है वो वैसे ही रहेगा 1y y स्क्वायर। अब इसमें फिर से हम एक और इंटरचेंज लगाएंगे। तो देखिए आपको आपने एक इंटरचेंज लगाया तो वो निगेटिव हो गया, इसका निगेटिव, एक इंटरचेंज लगाया तो इसका निगेटिव मिलेगा। अब उसके बाद जब आप सेकेंड इंटरचेंज लगाओगे तो उसका फिर से निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें हम देखिए क्या इंटरचेंज लगा रहे हैं, हमको z तो वहीं ले आए हैं, अब हम इनको इंटरचेंज करेंगे C2 को C3 से। C2 को जब हम C3 से इंटरचेंज करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा, फर्स्ट तो वही रहेगा 1z z स्क्वायर 1y y स्क्वायर, नहीं ये C2 इंटरचेंज हो जाएगा ना, C2 C3 में चला जाएगा। तो देखिए ये x इधर आ जाएगा तो 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर, ठीक। तो अब यहाँ से हमने बताया था इवन इंटरचेंज लगाओगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमने फर्स्ट इंटरचेंज ये लगा दिया और सेकेंड इंटरचेंज ये लगा दिया, तो पहले में निगेटिव हुआ, फिर निगेटिव करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्लियरली अब क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2। अब डिटर्मिनेंट 1 इसको डिवाइड कर दो तो डिटर्मिनेंट 2 इज इक्वल टू 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन आसानी इजीली हो जाता है।
अब थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ इन ए डिटर्मिनेंट ए रो इज पास्ड ओवर के रोज एंड प्लेस इन न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन पे प्लेस होगा, किसी पोजीशन को इंटरचेंज नहीं करेगा, ना किसी पोजीशन को डिस्प्लेस करके प्लेस करेगा। इफ़ इन ए डिटर्मिनेंट ए रो इज पास्ड ओवर के रोज एंड प्लेस्ड इन न्यू पोजीशन, न्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1। न्यू डिटर्मिनेंट जो होगा, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, तो जो न्यू डिटर्मिनेंट होगा, न्यू डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा -1 की पावर k, ठीक। और हमने वहाँ क्या बोला था, की रो अगर जैसे पास्ट की रो उसको रास्ते में मिली है, इनटू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, इनटू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, इनटू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, ठीक। तो न्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 की पावर k इंटू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ये एग्जांपल है, A B C X Y Z P Q R, तो हम देखिए अगर जैसे देखिए क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट रो है इसको हम पास करा के लाते हैं थर्ड सेकेंड रो के नीचे, इसके नीचे लेके आते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, न्यू पोजीशन पर उसमें बोला है तो हम किसी के जगह पे नहीं रखेंगे, सीधा यहाँ उठा के ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, X Y Z सेम वहीं पड़ा है, P Q R सेम है। अब इसको हम न्यू पोजीशन पे लेके आ गए, A B C ये आया, ये न्यू पोजीशन पे आया है, ठीक। तो वो तो सेम ही रहेगा, उसके नीचे आके आ गया, तो देखिए कितने रोज इसको पास करने पड़े। जब A B C नीचे आया है, देखिए तो X Y Z पड़ा, P Q R, तो K की वैल्यू 2 है, तो हम ये देखिए क्या होगा, न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए क्या होगा, न्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 की पावर K की वैल्यू क्या, K इज इक्वल टू 2, 2 रोज को पास किया तो की पावर 2 हो जाएगा, इनटू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, इनटू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, ठीक। तो अब देखिए -1 को स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका मतलब जो न्यू डिटर्मिनेंट होगा वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के बराबर ही होगा, ठीक। अब एक थोड़ी सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ और, जैसे मान लीजिए लिखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ़ इन एनी डिटर्मिनेंट each element of a particular row or column is zero then value of determinant will be 0। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया P Q R 0 0 0 X Y Z, अगर जैसे आपको ये डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, क्लियरली आपको याद ही कर लेना है। और वो प्रूफ क्या है, देखिए हमको इसके अलोंग एक्सपेंड करना है, रो 2 के खिलाफ, रो 2 के अलोंग, तो क्या होगा, फर्स्ट 0 लेंगे, इसके अंदर कुछ लिखेंगे, फिर जो प्लस माइनस कुछ भी लगाएं, लेकिन यहाँ पे साइन प्लस ही आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो फिर इसके अंदर 0 होगा मल्टीप्लाई में, अंदर कुछ होगा, फिर -0 फिर कुछ होगा, तो ये तो सब ओवरऑल 0 बन जाएगा। अब ये एक और फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखिए, इफ़ इन ए डिटर्मिनेंट एनी 2 रोज आर आइडेंटिकल, मतलब सेम है, देन वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। और इसका प्रूफ क्या है, देखिए जैसे एग्जांपल आपको दे रहे हैं ए बी सी पी क्यू आर, फिर देखिए ए बी सी इज इक्वल टू, ये ऑलवेज 0 होगा, ठीक, क्योंकि 2 उसके रोज आइडेंटिकल हो गया, 2 रोज आइडेंटिकल हो गया। ये हम कैसे कर सकते हैं, इसका प्रूफ देखिए, अगर जैसे आपको प्रूफ देखना है तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम इंटरचेंज, अगर जैसे R1 को
एक बार इंटरचेंज करते हैं तो उसका निगेटिव टाइम्स डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो जैसे ये मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये कितना है ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी। अब हम इस डिटर्मिनेंट में अगर जैसे हम इंटरचेंज लगाएं, एक इंटरचेंज लगा रहे हैं, क्या है R1 को हम R3 से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जो न्यू डिटर्मिनेंट बन के आएगा R1 को उठा के R3 में डालो ए बी सी, R3 को उठा के R1 में डालो ए बी सी, और बीच वाला सेम रहेगा पी क्यू आर। अब यहाँ से देखिए अगर इसे हम क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट देखो, एक क्लियरली देखो तो ये सेम इसी की तरह लग रहा है, ठीक। तो ये क्या होगा, अगर जैसे हम एक इंटरचेंज करते हैं तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस डेल्टा हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से हम क्लियरली क्या कर सकते हैं, ये अगर जैसे डेल्टा के बराबर है, ये माइनस डेल्टा के बराबर है, हम इसको ऐड कर दें तो ये और ये ऐड करके 2 टाइम्स हो जाएगा ए बी सी पी क्यू आर, ये और ये ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, क्योंकि सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा, एक इंटरचेंज किए हैं तो ये माइनस डेल्टा हो जाएगा, तो माइनस डेल्टा हो गया। तो अब ये देखिए डेल्टा माइनस डेल्टा 0, और ये 2 भी नीचे चला जाएगा तो इज इक्वल टू 0 ही होगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी, इसकी वैल्यू देखो 0 आ गई क्लियरली, ठीक, क्योंकि 2 रो आइडेंटिकल है इसलिए आपकी वैल्यू 0 होगी। तो ये याद करना है सिंपली कि 2 रो आइडेंटिकल तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब एक और लास्ट प्रॉपर्टी इसमें बची हुई है, ए कॉमन फैक्टर कैन बी टेकन आउट, a common factor can be taken out from all element of a particular row or a particular column, ठीक। तो a common factor can be taken out from all element of a particular row or a particular column। तो अगर जैसे मान लीजिए ये 6th प्रॉपर्टी आपने लिख ली, ये 6th प्रॉपर्टी थी। अब देखिए क्या बोल रहा हुआ, जैसे मान लीजिए ए बी सी, यहाँ पे है के एक्स के वाई के जेड, नीचे है पी क्यू आर। तो इसमें क्या बोला है, एक पार्टिकुलर रो में हो या एक पार्टिकुलर कॉलम में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक पार्टिकुलर रो में मिल रहा है तो पार्टिकुलर रो से कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा ए बी सी, जबकि डिटर्मिनेंट में मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट में थोड़ा चेंज है पी क्यू आर, ठीक। तो इसमें कॉमन हम एक रो या कॉलम के अगेंस्ट लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमको क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ 7i 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल का जैसे जिसको ना पता हो तो हम बता दें, जैसे मान लीजिए आपको 4 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा 4 से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे 1 तक। अगर जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 को आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हमको ऐसे लिख के देखना होगा। देखिए जैसे हम क्या करेंगे 7 फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल क्यों लिख रहे हैं, इसे कॉमन लेने के लिए, हमने प्रॉपर्टी पढ़ लिया ना। अब उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ऐसे ही लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा 7 फैक्टोरियल, इस रो से हम 7 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेंगे।
अब इस रो से 8 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा और इस जो रो से है 9 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो ये सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब 7 फैक्टोरियल कॉमन आएगा तो बचेगा 1 8 9 इंटू 8 72, तो ये 72 हो जाएगा। यहाँ पे 8 फैक्टोरियल कॉमन लिए तो 1 बचा, 9 10 इंटू 9 90। यहाँ से क्या हुआ 9 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो 1 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 इंटू 10 110। तो इसकी वैल्यू अब आगे हमको फाइंड करना होगा, जो कि अभी हम कुछ चीज़ें नहीं पढ़े हुए हैं, उसकी वजह से नहीं निकल पाएगी, नहीं आसानी से इसका आंसर निकल आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आगे अब आपको सॉल्व कर लेना होगा। अब एक क्वेश्चन और लास्ट में बचा है बस। एक क्वेश्चन लास्ट में इसके बचा है बस। जैसे क्वेश्चन ये है, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, देन आपको ऑप्शन में बताना है कि 5 डिटर्मिनेंट के इक्वल कौन सा है। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है ए है, वो है 5A 5B 5C P Q R X Y Z। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन ये है। और बी ऑप्शन है A 5B C P 5Q R X 5Y Z। अब देखिए सी जो है वो है 5A B C P 5Q R X 5Y Z। अब देखिए डी क्या होगा, ये 5Y यहाँ, ये 5Z यहाँ पे, ये Y हो जाएगा, ये 5Z हो जाएगा। अब उसके बाद डी जो है A B C P Q R 5X 5Y 5Z। ठीक, तो अब अगर जैसे यहाँ से देखें तो जो प्रॉपर्टी थी कि एक पार्टिकुलर रो या फिर पार्टिकुलर कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस रो से हम 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा A B C P Q R X Y Z। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो हमको दिया हुआ है ना, ये डेल्टा के बराबर है, तो ये 5 डेल्टा के बराबर हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब यहाँ से जैसे इसको 5 बाहर कॉमन ले लेंगे तो फिर ये 5 डेल्टा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 5 कॉमन ले सकते हैं ना। ठीक, अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से 5 हमने जो पढ़ा हुआ है वो डायगोनली तो पढ़ा नहीं हुआ है, एक पार्टिकुलर रो या कॉलम से लग सकते हैं। यहाँ पे डायगोनल है तो ये आंसर तो नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें भी थर्ड रो में पूरा 5 कॉमन आ जाएगा, तो डी भी आंसर सही है। ठीक, तो आई होप आपको लेक्चर पूरा समझ में आया होगा डिटर्मिनेंट का। और अगर से आपको लेक्चर यूज़फुल लगे या फिर सही लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।